और हम लोगों ने जो इसके पहले किया था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने लास्ट जो किया था वो रेवोल्यूशनरी जो ग्रुप्स थे जो कि फॉरेन कंट्री में स्टैब्लिश हुए थे उनके बारे में पढ़ा था। अब अगला हेडिंग डाल दीजिए आप, सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। और उसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नौजवान भारत सभा। ये हेडिंग डाल दीजिए, नौजवान, नौजवान भारत सभा। नौजवान, नौजवान भारत, नौजवान भारत सभा जैसे लिखा हुआ है, नौजवान भारत सभा। ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारे यहाँ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे वो आपके कितने, दो अलग अलग फेजेस में हुए थे। पहला फेज जो कई किताब लिखती हैं 1897 से शुरू करते हुए 1915 तक माना जाता है। ठीक है। और दूसरा फेज जो है आपका मोटे मोटे तौर से आप कह सकते हो कि 1920 से शुरू करते हुए आपका 1946 तक माना जाता है। ठीक है। कई बुक्स में अलग अलग देखें बट ये बात दोनों हर एक बुक में कंफर्मेशन है कि आपके जो क्या कहते हैं ये है रेवोल्यूशनरी के जो फेजेस हैं वो आपके दो फेजेस माने जाते हैं। जो पहला फेज था जिसमें अभी हम लोगों ने पहले फेज में क्या पढ़ा, अनुशीलन समिति पढ़ी, उसके पहले हम लोगों ने मित्र मेला हो गया, व्यायाम मंडल हो गया। ठीक है। या फिर हमने चापेकर ब्रदर्स के बारे में पढ़ा था। ये माना जाता है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो इतना एग्रेसिव नहीं था जितना हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये ज्यादा एग्रेसिव था, ज्यादा स्प्रेड था, मतलब कि ये लगभग लगभग पूरे भारत में शुरू हो गया था सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। चाहे वो बंगाल हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, लगभग लगभग पूरे भारत में आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बुरी तरीके से फैल चुका था। और सेकेंड फेज का जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसमें ज्यादा आपके जो यंगस्टर्स थे वो इन ग्रुप्स को क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है। तो उसी में हम लोग पहला एक ग्रुप लेंगे, जैसा आप हेडिंग देख रहे हो, नौजवान भारत सभा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस सभा और इंस्टीट्यूशन, दिस सभा और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश बाय, स्टैब्लिश बाय, स्टैब्लिश बाय, लिखिए पहला नाम भगत सिंह, स्टैब्लिश बाय भगत सिंह, भगत सिंह। देन यशपाल, सेकंड पर्सन जो माने जाते हैं फाउंडर, यशपाल, यशपाल। एंड छवील दास, PH स्पेलिंग बनेगी छवील, WIL कर लो या VIL कर लो, छवील दास। ठीक है। तो तीन लोगों ने मिलकर ये नौजवान भारत सभा बनाई थी। भगत सिंह हमारे हो गए, यशपाल आपके हो गए और थर्ड पर्सन आपके छवील दास हो गए। इन तीनों ने मिलकर बनाई थी इन मार्च 1926, इन मार्च 1926, मार्च 1926। कहां पर, पंजाब। ठीक है। ये जो है सभा कहाँ बनाई गई थी, ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप आपका पंजाब में बनाया गया। तो एक आपको स्टेटमेंट वाइज MCQ क्वेश्चन याद रखना है कि भाई इनके फाउंडर कौन थे, आपका मंथ क्या था, डेट क्या था, और लोकेशन ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट बना के लिखना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सभा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सभा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सभा टू raise the feeling of nationalism, to raise the feeling of nationalism, या feeling of nationalism, raise the feeling of nationalism in youngsters। तो जब भी मैं यंगस्टर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ही क्या हो गया, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे या जो आपके 18 साल से ऊपर के उस समय के यंग पर्सन थे, टू रेज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यंगस्टर्स, इन यंगस्टर्स, यंगस्टर्स, लेबर्स एंड फार्मर्स, तीनों के बीच में रेज दी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यंगस्टर्स हो गए। ठीक है। जो आपके उस समय के जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर थे, सो कॉल्ड, या आपके लैंडलेस लेबर थे, सबको मिलाया था उन्होंने। लेबर्स आपके हो गए एंड आपके फार्मर्स, एंड आपके फार्मर्स। ठीक है। देखो नेशनलिज्म या जो हम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में भी हम कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे।
क्योंकि ये टॉपिक आपके कभी ना कभी या तो एमसीक्यू में आता है, या डिटेल में रिटर्न में लिखने को आता है, या कभी लेक्चरेट में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, अपने आप में एक बहुत बड़ा है। लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझना है नेशनलिज्म की, अगर कभी कोई बात करे तो नेशनलिज्म का मतलब ये हो गया एक तरीके से कि भाई एक फीलिंग ऐसी आना है कि आपका अपना राष्ट्र हो, अपना देश हो, जिसमें आपके चुने हुए अपने लोग हो, और चुने हुए लोग जो अपने होते हैं वो उसको क्या करें, रूल करें या गवर्न करें या एडमिनिस्ट्रेट करें, कोई बाहर का उसमें ना करे। ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के, अंडर दी नौजवान भारत सभा, थर्ड पॉइंट बना के लिखना, अंडर दी नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, भगत सिंह स्टैब्लिश, भगत सिंह स्टैब्लिश लाहौर स्टूडेंट यूनियन, भगत सिंह स्टैब्लिश लाहौर स्टूडेंट, लाहौर स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, लाहौर स्टूडेंट यूनियन, लाहौर स्टूडेंट यूनियन। तो ये भी इसी से इंस्पायर थी, नौजवान भारत सभा से। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, दिस नौजवान भारत सभा, या शॉर्ट में लिख लो, दिस सभा विद द हेल्प ऑफ द रशिया, दिस सभा विद द हेल्प ऑफ रशिया, उस समय रशियंस जो है हमें बहुत सपोर्ट करते थे, विद द हेल्प ऑफ रशिया, हेल्प ऑफ रशिया, रशिया सेलिब्रेट, सेलिब्रेट फ्रेंडशिप वीक, सेलिब्रेट, उन्होंने डिसाइड किया कि क्या सेलिब्रेट करेंगे, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप वीक। ठीक है, एक तो ये सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंडशिप वीक, एंड काकोरी डे, एंड काकोरी, एंड काकोरी डे। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आपके स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू में आ सकता है कि विच ऑफ दीज यू कैन से रेवोल्यूशनरी ग्रुप सेलिब्रेट फ्रेंडशिप वीक एंड काकोरी डे, तो टिक करके आना नौजवान भारत सभा, एंड उसमें उनकी मदद जो है मोटिवेशन वाइज कह लो या फाइनेंशियल वाइज कह दो, तो वो किसने की थी, आपकी रशिया ने की। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये आपको एक और चीज समझनी है कि जब लॉर्ड बेंटिक थे, तो लॉर्ड बेंटिक के समय ही ये बात कंफर्म हो गई थी कि अगर ब्रिटिशर्स के लिए इस ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि हमारे उस समय के इंडिया में, अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है फ्यूचर के अंदर, तो वो रशिया बन सकता है। ये बात ब्रिटेन को पता चल चुकी थी, और यहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी ये बात समझ में आ रही थी। और यही यही एक फैक्ट था जिसमें जितने रेवोल्यूशनरीज थे, ज्यादातर उनको मॉरल सपोर्ट इंटरनेशनली, फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग वाइज सपोर्ट जो है वेपन चलाने की ट्रेनिंग, काफी हद तक जो रशिया था वो छुपे चोरी उनको दिया करता था। उनको जो भी चुनिंदा रेवोल्यूशनरी जो लीडर्स थे, दे वेंट टू द रशिया, एंड वहां पर जाके वो ट्रेनिंग लिया करते थे। ठीक है, क्या वापस आते हैं। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना है कि फ्रेंडशिप वीक और काकोरी जो डे है वो कौन बनाएगा, नौजवान भारत सभा बनाएगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रशियंस। अच्छा, फिर अगला पॉइंट लिखिए, इन 1928, इन 1928, 1928, यानी कि ये 26 में बनी थी, ठीक 2 साल के बाद आप मान के चलिए, इन 1928 दिस सभा मर्ज विद, दिस सभा मर्ज विद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, मर्ज विद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके साथ ये क्या हो गई, मर्ज हो गई, यानी कि इसके जो सारे आपके मेंबर थे नौजवान भारत सभा के, अब वो बाय डिफॉल्ट किसके आपके मेंबर बन गए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर बन। ठीक है, चलिए अब अगला लिखिएगा आप लोग, एचआरए, एचआरए अगली हेडिंग डालिए, जैसे आपको दिख रहा होगा आप लोग की स्क्रीन पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें लिखिए, दिस एसोसिएशन स्टैब्लिश बाय, दिस एसोसिएशन स्टैब्लिश बाय, इनको मेन तौर पे माना जाता है सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सान्याल, YEL कर सकते हैं आप, या YEL भी कर सकते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल, स्टैब्लिश बाय सचिंद्र नाथ सान्याल
इन 1924, इन 1924 इन कानपुर। ये आपकी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? कानपुर, इन 1924 कानपुर, 1924 कानपुर। फिर अगला पॉइंट बना के लिखेंगे आप लोग, some important members of the HRA were, some important members of the HRA were। तो लिखिएगा भाई इनके इंपॉर्टेंट मेंबर को। एक नाम तो लिख लो भगत सिंह, जो भी आपने लिखा था पहले, भगत सिंह। देन उसके बाद सेकंड नाम लिखिए राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। देन थर्ड नेम लिखिए योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, ये नाम भी आप लोगों ने शायद सुना हो कभी, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। देन उसके बाद आपके चंद्रशेखर आजाद, ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी, चंद्रशेखर आजाद। देन उसके बाद राजेंद्र लहड़ी, LAHARI करके लहरी, राजेंद्र लहरी, ठीक है। और उसके बाद आपके रोशन सिंह, उसके बाद आपके रोशन सिंह, ठीक है, उसके बाद रोशन सिंह, रोशन सिंह, ठीक, रोशन सिंह, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन बना था 1924, जैसे मैंने आपको लिखाया, इसका सबसे एक ही हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे HRA के बारे में, तो बहुत लंबा इनका वो है, लेकिन अगर हम अभी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका एक ही जो एक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इतिहास में अपना नाम करके चला गया। वो कौन सा इनका एक एक्शन? वो है आपका काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, काकोरी इंसिडेंट, काकोरी, थोड़ा सा हेडिंग डाल दो, काकोरी ट्रेन, ट्रेन इंसिडेंट, या डकैती भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। तो इसमें सीधा सीधा हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं, ज्यादा इसमें लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स भी आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में कर लोगे आराम से। बस इसकी वो कहानी सुन लो जो लिखी हुई है, बुकिश लैंग्वेज जो कहानी है, कि रेवोल्यूशनरी जो थे वो एक कह सकते हो कि एक ऐसा मौका ढूंढ रहे थे जिसमें पूरे भारत में, यानी कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में उनके बारे में लोगों को पता चले, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियल क्या हो, लॉस भी हो, और साथ ही साथ उनको भी जो ये ग्रुप था आपका HRA, इसको भी फाइनेंशियली तो मदद की जरूरत थी, क्योंकि वेपन्स खरीदने थे, लोगों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो आपकी काकोरी है, काकोरी मतलब सेंस ये है कि एक उस समय ट्रेन चला करती थी, पैसेंजर ट्रेन, उसका भी मैं लिखा दूंगा, लेकिन अभी सुन लो, एक डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि वो बिटवीन सहारनपुर, जो भी ये हमारे देहरादून के पास है, यहाँ से लखनऊ जाया करती थी, और लखनऊ से सहारनपुर वापस आया करती थी। तो इनको ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसमें जितना आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है, हमारे गढ़वाल का, कुमाऊं का थोड़ा बहुत मतलब, और साथ में ये सहारनपुर रुड़की का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ये इस रेलगाड़ी के थ्रू ही जो ये रेवेन्यू होता है वो कहाँ भेजा जाता है? आपका दिल्ली भेजा जाता है। तो इनकी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग इस रेवेन्यू, मतलब इस जो ट्रेन है, इसमें लाखों रुपए का जो ब्रिटिश रेवेन्यू था, जो उन्होंने हमसे टैक्सेस के फॉर्म में कलेक्ट किया था, वो जाने वाला था। और इनका प्लान था कि इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डकैती को अंजाम देंगे, और एक बहुत बड़ी एसेट को लेकर उसको वेपन खरीदने में और अपनी ट्रेनिंग में लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लो इसका डेट ऑफ इंसिडेंट, वो आपको याद रखना चाहिए, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925, ठीक है। यानी कि अपनी जो इंस्टीट्यूशन था उसको बनाने के 1 साल के बाद ही इनको ये मौका मिल गया, 9 अगस्त 1925। सेकंड लिख लो, जो ट्रेन का नाम मैंने बताया, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, 8 डाउन सहारनपुर, सहारनपुर लखनऊ, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। देखो ऐसा ना हो कि आने वाले 2-3 सालों में लखनऊ का नाम भी चेंज कर देंगे, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। अच्छा,
तो एक ये दो इन्फॉर्मेशन जो है अक्सर आपसे एमसीक्यू में स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती है कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई 9 अगस्त 1925 को हुआ था और किस ट्रेन पर हुआ था। तो आपका ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन थी। और ये जो काकोरी था ये आपके लखनऊ के पास एक स्टेशन है, लगभग मान के चलो लखनऊ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है ये स्टेशन। वहां पर इन्होंने तय किया कि इस ट्रेन को रोकेंगे और जो ये एसेट है, खजाना है, उसको क्या हो जाएगा, लूटा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग क्या आता है कि इस पूरे काकोरी ट्रेन डकैती में किन किन को डेथ पेनल्टी मिली थी, वो आपको एमसीक्यू में छांटना होता है कि क्वेश्चन देखो कैसे पूछेंगे कि इन दी काकोरी ट्रेन डकैती और इंसिडेंट विच मतलब हाउ मेनी पर्सन या विच पर्सन गॉट द डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो पर्सन विच गेट द डेथ पेनल्टी, तो आपको टिक करना होता है 1 2 3 करके। तो लिख लो, इन दिस इंसिडेंट फॉलोइंग पर्सन गॉट द डेथ पेनल्टी। इन दिस इंसिडेंट या इन दिस केस फॉलोइंग पर्सन गॉट द डेथ पेनल्टी। और टोटल अगर देखा जाए तो 29 लोगों को अरेस्ट किया गया था इस केस में, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को मेंबर थे या उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। बट आउट ऑफ द 29 इन 4 को कल्प्रिट पाया गया कि ये सबसे मेन इसमें क्या थे, प्रोवोक करने वाले लोग थे। तो लिख लो, इन दिस केस फॉलोइंग पर्सन गॉट द डेथ पेनल्टी। पहला नाम लिखिएगा राजेंद्र लहड़ी, फर्स्ट पर्सन जिनको डेथ पेनल्टी मिली थी, राजेंद्र लहरी, LAHARI बनेगी स्पेलिंग, लहरी। उसके बाद दूसरे जो पर्सन थे आपके, सेकंड पर्सन रोशन सिंह। उसके बाद थर्ड पर्सन लिखिए राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, राम प्रसाद बिस्मिल। और उसके बाद अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां। तो ये 4 लोगों को आपकी डेथ पेनल्टी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको एक रट्टा मान लेना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी। तो जो फिफ्थ जिनकी तलाश थी उस समय की ब्रिटिश पुलिस को, और उनका मानना था कि ब्रिटिश पुलिस का ये कहना था कि सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है और उन्होंने ही सबको प्रोवोक किया था, लीड किया था, वो थे आपके कौन, आपके चंद्रशेखर आजाद। तो ये इंसिडेंट के बाद से जो चंद्रशेखर आजाद थे वो लगातार आपके क्या चल रहे थे, फरार चल रहे थे। मतलब वो पुलिस के हाथों में नहीं आ रहे थे। लगातार कहते हैं कि वो अपना भेष बदलने में बहुत माहिर थे। तो पुलिस या LIU जो होती है, आज भी जो LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस, वो उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इंसिडेंट ध्यान में रखना है। इसमें किन किन को फांसी दी, वो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती। चलिए, इसके बाद अब अगला लिखिए HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सीधा जो एक 3-4 पॉइंट है पहले उसको लिख लो। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछते हैं, इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन। तो लिख लीजिएगा 10 सितंबर। देखो अब तो आपको एक एक डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 10 सितंबर 1928। ठीक है, और प्लेस की अगर बात करें कि ये कहाँ पर बनाया गया था ये एसोसिएशन जो है, तो लिखिए फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली। ये वही फिरोज शाह कोटला मैदान है जहाँ आपके T20 या ODI मैचेस होते हैं। और जो फाउंडर मिलता है, अगर मैं NCERT के लेके चलूँ तो NCERT के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वो चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। कई बुक्स में चंद्रशेखर के आजाद भगत सिंह भी लिखा हुआ है, पहले बता दूं। ठीक है, कई बुक्स में भगत सिंह का भी नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला कि भाई ये जो HRA है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड जोड़ देते हैं सोशलिस्ट, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोशलिस्ट ही होनी चाहिए, ना कि मोनार्ची टाइप की या किसी और चीज को इतना सपोर्ट नहीं करते थे जो आपके भगत सिंह। तो कई बुक्स में चंद्रशेखर लिखा हुआ है, आजाद लिखा हुआ है खाली, कई बुक्स में चंद्रशेखर आजाद प्लस भगत सिंह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना।
फिर लिखिए सम अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स वर, सम अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स वर, जी अदर मेंबर्स को भी पूछ लेते हैं ये लोग। तो सबसे पहला लिखिएगा नाम भगवती चरण बोहरा, BOHAR, भगवती चरण, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। लिखा सबने? आशी, सोनाली, संदीप, सबको आ रही है आवाज? ठीक है। यस सर। संदीप आप यस कल सर। क्लास में जो आपका छूट गया था, क्या आपने कहा 10 मिनट पहले ही लॉग ऑफ हो गए थे ना, या 5 मिनट पहले? यस सर, मैं डिपार्टमेंट में अभी बैठा हूँ, डिपार्टमेंट में वो कभी कभी चले जाता है सर। अच्छा, क्लास कैसे दे पाते हो वहां से? हो जाता है, चलो कोई बात। यस सर। चले खैर, भगवती चरण बोरा हो गया। और दूसरा नाम लिखिएगा विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, जयदेव कपूर। जैसे कि अगर मैं अभी 2023 के पेपर की बात करूं जो संडे को हुआ है, अगर आप उसमें मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन छांटने जाएंगे आउट ऑफ 100, तो अप्रोक्स कितने मिलेंगे आप लोगों को? किसी ने खोजा अब तक? अरुण कुछ खोजा? कितने मिलेंगे सर रिपीट कर सकते हो सर? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कम इन दिस 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम मॉडर्न इंडिया? सर 10 10 सर 10। अच्छा, देखा नहीं फिर आपने, चलो कोई बात नहीं। देखो ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। लगभग हम इतना पढ़ते जा रहे हैं, लगातार मॉडर्न इंडिया हम पढ़ ही रहे हैं, लगभग आउट ऑफ 100 जो है खाली मॉडर्न इंडिया से जो मैं देख रहा था, 3 से 4 क्वेश्चन आए सर, सिर्फ 3 से 4, वो भी प्योर नहीं है, प्योरली मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन नहीं है। परसों ही मैंने आप लोग के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1907 को शुरू हुआ था। और उसमें अगला क्या था, पहला स्टेटमेंट, कि 7 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या स्टेटमेंट था वो? नेशनल हैंडलूम, है ना, नेशनल हैंडलूम डे जो था। तो अगर मैं इस तरीके के जो मिक्सअप करके बना रखे तो उसको भी अगर हटा दूं, तो मुझे जो अब तक समझ में आ रहा है सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो आपके 2023 में मॉडर्न इंडिया से पूछे गए, इतना पढ़ने के बाद। ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक इसके उल्टा 2022 का पेपर देखें, तो उसमें प्योरली मॉडर्न इंडिया के लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी जब से बना है तब से अनप्रिडिक्टेबल है। आप उसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब किस सेक्शन से क्वेश्चन को बढ़ा दे, कब किस सेक्शन से क्वेश्चन को घटा दे। कि आप ये स्ट्रेटेजी तैयार करो कि अच्छा 3 साल के पेपर का एक एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बेसिस पे ये सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इस पे ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ नहीं कह सकते। वो कभी भी किसी क्वेश्चन का अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को सारी तैयारी करके चलना पड़ता है, कि हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ये हम पढ़ तो रहे हैं, हो सकता है कि ये ना आए, इस साल नहीं आया। ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा कि उससे डिस्करेज मत होना कि भाई इस साल सिर्फ 2 आए, 3 आए, या पिछले साल खाली 12-13 आए थे। वो कभी भी क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा खैर, वापस आते हैं हम लोग। तो भगवती चरण बोरा मैंने आपको लिखा दिया था, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा लिखा दिया था, जयदेव कपूर, उसके बाद शिव वर्मा, शिव वर्मा और सुखदेव, एंड आपका सुखदेव हो गया यहां तक, एंड सुखदेव। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सबने लिख लिया? ठीक है। अब ये जो आपका HSRA है, इसके 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इसने परफॉर्म किए, एक्शंस किए, और वही 3 इंसिडेंट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो इसको लिख लो पहला पॉइंट बना के, HSRA परफॉर्म 3 इंसिडेंट्स, या 3 एक्शंस, या 3 इंसिडेंट्स, परफॉर्म 3 इंसिडेंट्स। लिखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिखिए असैसिनेशन ऑफ सैंड्रस, शायद मैं लिखा भी होगा यहाँ पर, याद है लिखा, लिख दो फिर, असैसिनेशन, असैसिनेशन ऑफ सैंड्रस। ठीक है, असैसिनेशन ऑफ सैंड्रस, SANDRUS, असैसिनेशन ऑफ सैंड्रस, सैंड्रस। दूसरा इंसिडेंट लिखिएगा आपका, ये जो लिखा हुआ है मैंने, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। ये आपके HSRA का दूसरा एक बहुत बड़ा कह सकते हो केस, इंसिडेंट था या एक्शन था जो उन्होंने परफॉर्म किया था, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। और इन्हीं से रिलेटेड थर्ड आपका है क्या कहते हैं,
ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर आप ये लिख सकते हो तो साथ में लिख लो, थोड़ा सा याद रहेगा फिर। अभी मैं लिखा रहा हूं उनके बारे में एक पॉइंट। जो आपका सैंड्रस का केस है, असैसिनेशन ऑफ सैंड्रस, ये है आपका 17 दिसंबर 1928। मैं डेट जानबूझ के लिखा रहा हूं क्योंकि अब जब डेट ये पूछ रहे हैं तो आप लोग भी याद करो। 17 दिसंबर 1928, ठीक है, ये वो तारीख थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपके जॉन सैंडर्स को जो है वो किल्ड बाय द इंडियन रेवोल्यूशनरीज। दूसरा आपका है, कौन सा दूसरा इंसिडेंट है, ठीक है, ये सेंट्रल असेंबली बॉम्ब सेंट्रल केस। हाँ, ये कब परफॉर्म किया आपके मेंबर्स ऑफ द HSRA, ये लिखेगा 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929। और ये जो आपका थर्ड इंसिडेंट है, यानी कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, ये आपका, इसका जो ईयर है वो लिख लीजिए 1929। इनका एक एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है क्योंकि केस थे, बताऊंगा मैं इससे। 1929। तो सबसे पहले मैं तो जॉन सैंडर्स वाला छोटी सी हेडिंग डाल दो दोबारा से अगले पैराग्राफ से। जॉन सैंडर्स, जॉन सैंडर्स, ठीक है। चलिए, अब इसको पहले कहानी को समझ लो क्या है। हुआ ये था कि आपके जो साइमन कमीशन था, ठीक है, साइमन कमीशन आपको पता होगा, हम लोग क्या कर रहे थे उस समय, इंडियंस उसका अपोज कर रहे थे क्योंकि सारे के सारे क्या है उसमें, लाला लाजपत। हाँ। तो साइमन कमीशन का अपोज करते हुए हमारे जो एक मॉडरेट और सॉरी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे आपके लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी। और एलिगेशन ये लगा कि लाला लाजपत राय को इंटेंशनली, जो उस समय आपके वो थे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर, स्कॉट, उन्होंने मारा था। मतलब जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में लाला लाजपत राय पूरी भीड़ के साथ, तो स्कॉट ने इंटेंशनली अपने जो सिपाही थे उनको बोला था कि ये जो आपको सबसे आगे बंदा दिख रहा है ये लाला लाजपत राय है, और इंटेंशनली इसके सर पे ही लाठियां मारना या इसको ऐसी ऐसी चोट पहुंचाना कि वो चोट से मर जाए। तो इस बात का जो भी सो कॉल्ड जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है या जो भी रूमर्स फैलते हैं, आपके मेंबर्स ऑफ HSRA को पता चल गया था कि स्कॉट ने जानबूझ के लाला लाजपत राय को मारा है। तो HSRA ने ये डिसाइड किया कि भाई वो स्कॉट का क्या करेंगे, असैसिनेशन करेंगे, ठीक है। ही गोइंग टू द HSRA मेंबर्स मेक प्लान टू किल व्हाट स्कॉट, नॉट दी जॉन सैंडर्स। वो तो बेचारा गलती से मारा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो HSRA के मेंबर थे टू टेक अ रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय, वो किसको मारने वाले थे, तो आप टिक करके आना SP ऑफ लाहौर स्कॉट को मारने वाले थे, बट मार के किसको आ गया, आपके जॉन सैंडर्स को, ठीक है। तो हुआ ये कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि जिसको बोला गया था, जिस पर्सन को बोला गया था कि वो रेवोल्यूशनरीज को आइडेंटिफाई करे कि ये पर्टिकुलर ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट है, उसने ही गलती कर दी और उसने गलती से जॉन सैंडर्स को क्या मान लिया, स्कॉट है, पहचानने में गलती कर दी। क्या है वो बहुत बड़ी कहानी है। तो इन्होंने उसका क्या कर दिया, असैसिनेशन कर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जॉन सैंडर्स को मारने में कौन कौन लोग शामिल थे। तो आप नाम लिख लीजिए सामने, जॉन सैंडर्स, या पॉइंट बना के लिख दो, जॉन सैंडर्स वॉज असैसिनेटेड बाय, तारीख मैं आपको लिखा चुका हूं 17 दिसंबर, तो दोबारा लिखना तो लिख दो यहाँ पर। जॉन सैंडर्स वॉज असैसिनेटेड बाय, ये दो लोगों के नाम मिलते हैं हमें हर बुक में, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। लेकिन इसी के आगे लिखो, बोथ वर असिस्टेड बाय, मतलब कि जब ये पूरी प्लानिंग चल रही थी
कि कौन रैकी करेगा, कौन ध्यान रखेगा कब ऑफिस से बाहर स्पॉट निकल रहा है, अकेला है कि अपने कॉन्वॉय के साथ है, ये कौन, मतलब मुगल टाइप के जो लोग होते हैं वो लिख लो। बट असिस्टेड बाय चंद्रशेखर आजाद, असिस्टेड बाय चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुखदेव, सुखदेव एंड जय गोपाल। इन 3 लोगों ने इन दोनों को असिस्टेंस दी थी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड जय गोपाल। क्लियर है यहां तक? सबका हो गया? सबको क्लियर है यहां तक? ठीक। यस सर। तो ये जो इंसिडेंट है वो आपके जो HSRA है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका कहते हैं कि सबसे बड़ा इंसिडेंट था। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि HSRA इतनी बड़ी हरकत भी कर सकता है। तो कई बार एग्जाम में देखो ऐसे पूछते हैं कि आउट ऑफ कुछ 4 आपको ऑप्शंस देंगे और पूछेंगे कि HSRA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट चाहिए। तो ये लिखा होगा आपके स्टेटमेंट में कि टू किलिंग द असैसिनेशन ऑफ सैंडर्स इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी विच वाज परफॉर्म्ड बाय HSRA। तो इस पर टिक करके आना या इसको मानना कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे, सॉरी दूसरे इंसिडेंट पे जो आपके HSRA ने परफॉर्म किया। जैसे कि आप लोग ने लिख ही लिया होगा, दोबारा लिख दो उसमें, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। इसमें पहले पॉइंट लिख लेते हैं कुछ, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। तो एक तो वो आपको डेट पूछेंगे, डेट आपको याद रखनी है 8 अप्रैल 1929। ठीक है, तो इसमें लिख लो भगत सिंह, जो आप नाम देख रहे हैं, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त throw a bomb in Central Assembly, throw a bomb in Central Assembly when ये भी पूछे थे कई बार, when discussion is going on इस पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, डिस्कशन गोइंग ऑन ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। उस समय इन्होंने बॉम्ब फेंका, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, आपके सीधे सीधा वो स्टेटमेंट देंगे कि भाई सेंट्रल बॉम्ब जो आपका असेंबली बॉम्ब केस था या इंसिडेंट था वो किसने परफॉर्म किया? तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। और उस समय किस बिल पे आपका डिस्कशन चल रहा था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे आपका क्या चल रहा था? डिस्कशन चल रहा था। अब इसी में एक और पॉइंट लिखना बना के, भगत सिंह चैंटेड अ स्लोगन, जब उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद ये स्लोगन बड़ा फेमस हो गया, भगत सिंह चैंटेड अ स्लोगन। किसी को पता है कौन सा स्लोगन उन्होंने किया? चैंटेड अ स्लोगन, कौन सा स्लोगन था वो? उसके वंदे मातरम। वंदे मातरम नहीं, कोई और? किसी और को पता हो तो बताओ मुझे जरा। एनीवन? चैंटेड अ स्लोगन, लिखिए, इनकलाब जिंदाबाद। चैंटेड अ स्लोगन, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था, जो नारा था, ये दिया किसने था? तो यहीं पे एक स्टार बना के लिख दो, दिस स्लोगन या इनकलाब जिंदाबाद was written by या ओरिजिनेट बाय मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी। ठीक, मौलाना हजरत मोहानी। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर पूछा कि इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था वो किसने ओरिजिनेट किया, लिखा किसने, तो ये टिक कर क्या नाम, मौलाना हजरत मोहानी। और अगर पूछेगा कि किसने उसको पॉपुलराइज किया, पॉपुलर किया लोगों के बीच में, तो आप टिक करेंगे भगत सिंह। ठीक, दूसरा एक और चीज इन्होंने बात बोली थी, उसको सुन लो, खाली एग्जाम में आ सकता है कि क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि बहरे लोगों को जो है बात समझाने के लिए धमाके की जो जरूरत है, या बहरे कानों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके जो है वो करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने एक स्लोगन चला के दिया था।
और दूसरा फिर ये भी क्लियर था उस समय के न्यूज से और जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं कि जो ये बॉम्ब फेंका गया था बाय दी भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इस बॉम्ब के अंदर ना तो स्प्लिंटर्स थे, ना तो कीले थी, ना तो जो कि बॉम्ब में होता है, ना तो कांच था। सिर्फ इस बॉम्ब में क्या था आपका, बारूद था आपका। और मकसद ये था कि खाली आवाज पैदा हो, धुआं हो और किसी को चोट ना पहुंचे, क्योंकि बॉम्ब में जब फटता है तो उससे स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, हर दिशा में कांच निकलता है, कीले निकलती है, तो वो बहुत हार्म करता है ह्यूमन बीइंग को। बट इसमें कुछ भी नहीं था। पहली चीज ये बात जब केस चल रहा था उसमें साफ साफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कही गई कि भाई इस बॉम्ब में कुछ भी हमको नहीं मिला। और दूसरा, ये जो बॉम्ब फेंका गया था, आपने देखा भी होगा मूवी में, कि ये बॉम्ब जो है वो खाली सीटों पे फेंका गया था, ना कि किसी मेंबर के ऊपर फेंका गया था। यानी कि इन दो इंसिडेंट से कोर्ट के अंदर ये प्रूफ जो डिफेंस लॉयर थे भगत सिंह के, उन्होंने किया था कि ये बॉम्ब किसी को, ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाने या सबका इंटेंशन जो है अपनी ओर करने के लिए था। ठीक है, एक ये आपकी बात, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहां से एक चीज आती है एग्जाम में कि इस केस में जब बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो भगत सिंह अरेस्ट किए गए तो उनको डेथ पेनल्टी दी गई अंडर दी सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस या लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। तो आप लोग क्या टिक करके आएंगे, अंडर दिस केस या फाइनली अंडर दिस केस ही गॉट दी व्हाट, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ध्यान रहेगा, इसको लिखना तो स्टार में बना के एक पॉइंट बना के लिख लो, भगत सिंह गॉट दी लाइफ इम्प्रिजमेंट इन दिस केस। ठीक है, भगत सिंह और ये दोनों बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त got the life imprisonment in this case। ठीक है, तो इनको जो है उम्र कैद की सजा दी गई थी। और जबकि दोनों लगभग एवरेज कितने साल के थे आपके, मात्र 22 साल के। ठीक है, तो फिर फांसी क्यों दे दी गई भाई इनको, कोई बताएगा फिर फांसी किस लिए दे दी गई? अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में, क्योंकि इनके जो डिफेंस लॉयर थे भगत सिंह के और बटुकेश्वर दत्त ने, उन्होंने ये प्रोसिक्यूशन को के सामने ये बात रख दी थी और एविडेंस दे दिए थे इन फ्रंट ऑफ द जज कि बॉम्ब में कोई स्प्लिंटर नहीं थे, खाली जगह फेंका गया था और इसका मकसद किसी को मारना कतई नहीं था। तो फिर डेथ पेनल्टी भगत सिंह को क्यों मिली फिर? एनीवन, कभी पढ़ा आप लोगों ने किस केस में मिली फिर? अभी हमने पढ़ा भी ऐसे, अगर आप बता सको तो। सर जॉन, सर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, हाँ, वो इसी के अंदर, इसी में ना उस तो पूरा केस चलेगा भी। ये इनको जो दिया गया वो आपके जो ये सैंडर्स को मारने में जो हाथ शामिल हुआ था मेन तौर पे, कि इन्होंने सैंडर्स को आपका मारा और साथ ही साथ ये और जो छोटी मोटी एक्टिविटीज थी उनपे इन्वॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको बस ध्यान रखना कि सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला था, ना कि डेथ पेनल्टी। ये आपको जानबूझ के स्टेटमेंट कैसे देंगे कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त गॉट दी डेथ पेनल्टी अंडर दी सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। तो जैसे मैंने आपको कल परसों दिखाया संडे को किस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछे आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए एक एक चीज रट्टा मार के जाना जो मैं लिखा रहा हूँ। अच्छा, अब अगला लिखिए जो अभी आप लोग बोल रहे थे, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ें तो इसमें देखिए क्या लिखा है मैंने कि भगत सिंह वाज रीअरेस्टेड इन द कनेक्शन विद द सॉरी लैंग्वेज गलत हो गई, विद व्हाट, विद ये आपके सुखदेव एंड राजगुरु अंडर द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मर्डर केस। ठीक है, तो इसको लिख लो पॉइंट बना के, ऊपर नीचे लैंग्वेज हो गई, इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए। भगत सिंह वाज रीअरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर, with connection was rearrested in connection with the murder of a British police officer J.P. Sanders। J.P. Sanders, ठीक है, J.P. Sanders, J.P. Sanders, ठीक। और इसी केस में इनको क्या मिली थी, एंड ही गॉट द डेथ पेनल्टी, साथ में लिख दो, एंड ही गॉट द डेथ पेनल्टी विद राजगुरु एंड सुखदेव। ही गॉट द डेथ पेनल्टी विद राजगुरु, got the death penalty with Rajguru and Sukhdev। हो गया भाई यहाँ तक?